हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी थर्ड ईयर की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक आप लोगों ने अपने एग्जाम फॉर्म भर दिए होंगे। अब हम बात करें कि आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल आपके पास यही होगा। तो अभी तक जब तक टाइम टेबल नहीं आता है, हम ये मान के चलेंगे कि आपके नेक्स्ट 30 डेज में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आज कितनी तारीख है? आज मैं जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 19 फरवरी। ठीक है, 19 फरवरी। और हम बात करें 19 से 25 मार्च के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। अभी कोई डेट नहीं आई है, ना यूनिवर्सिटी वाले किसी से कहीं से ऐसी कोई खबर आई है, पर हम मान के चल रहे हैं कि 19 से 25 मार्च के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 30 डेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी हमें बनानी है। ठीक है, अभी 5 मिनट लेंगे आपके, फिर हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट भी नहीं, 2 या 3 मिनट बस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके 3 पेपर हैं। सबसे लेंथी पेपर क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा है आपका सॉलिड, और सबसे जो छोटा पेपर है वो है न्यूक्लियर। ठीक है, सबसे छोटा पेपर मानते हैं क्योंकि इसे फटाफट आप पढ़ लोगे। फर्स्ट यूनिट थोड़ी सी लेंथी है, बाकी सबसे छोटी सी है। ठीक है, तो 30 दिन में हमें ये कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आपके पास मैथ भी होगी और केमिस्ट्री भी होगी। उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो मैं बात करूं कि क्वांटम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो भी कैसे? ऐसे नहीं जैसे पिछले साल किया था हमने, पास होने का जुगाड़ नाम से सीरीज निकाली जिसमें क्वेश्चंस बता दिए थे। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्वेश्चंस किसी ने सारथी में से, या फिर किसी ने सी अपनी जो बुक चलती है आपके उसमें से, या किसी ने नोट्स में से पढ़े, वो आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से देख लिए थे। मतलब आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने। इस बार हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जिनका सॉल्यूशन यही करवाएंगे। ठीक है, पूरे नोट्स मेकिंग पैटर्न पे रहेगा, आपको साथ के साथ ही नोट्स बनवाए जाएंगे। अब इनमें ऐसा मत करना कि कोई भी वीडियो मिस कर दो और अगर पेपर में वो क्वेश्चन आ गया तो फिर आप पछताओगे। ठीक है, रही बात सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। फिजिक्स के अंदर जब तक आप डेरिवेशन को लिख के नहीं करोगे, वो डेरिवेशन आपसे नहीं होगा। और आपने तो पूरी साल मस्ती की है, सिर्फ 30 दिन 30 दिन लग के मेहनत कर लो, बढ़िया परसेंटेज से पास हो जाओगे। ठीक है, बस 30 दिन मेहनत कर लो। आपके साथ साथ मैं भी मेहनत करूंगा। 12th क्लास के अभी तक प्री बोर्ड चल रहे थे, प्री बोर्ड खत्म हो चुके हैं, कॉपी वगैरह सब चेक होके अब मैं उनकी तरफ से एक तरह से निश्चिंत तो खैर अभी तक नहीं, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, पर हाँ थोड़ा सा फ्री वहां से मैं हो गया हूँ कि मुझे उनके पेपर वगैरह नहीं बनाने, उनको बस क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे वहां से टाइम मिला है, तो मैं अब यहाँ पर फोकस कर सकता हूँ अच्छे से। तो 30 दिन हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, सॉलिड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और टाइम मिला तो न्यूक्लियर के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर इस हिसाब से हम टाइम लगाएं तो 30 दिन है हमारे पास। ठीक है, 30 दिन में हमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाए तो 35 दिन हो जाए, 40 दिन हो जाए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकें। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है, क्योंकि आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, आपको ये तो मैं बताऊंगा नहीं कि पढ़ना कैसे है, कहां से है। ठीक है, बस आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आते हैं वो फिक्स है। 5 साल के 10 साल के जो जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उन सबको उठा लेना एक बार, और बहुत सारे क्वेश्चंस उनमें से एज इट इज छपेंगे। ठीक है, लगभग 90% क्वेश्चन जो होंगे वो सारे के सारे डिट्टो आ जाएंगे, एज इट इज। ठीक है, तो उनको सबको पढ़ लेना, रट लेना अच्छे से। ठीक है, हम यहाँ पर 5 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लियर है?
सबसे पहले मैं क्वांटम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं सॉलिड के, उसके बाद न्यूक्लियर के, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया है न्यूक्लियर आप लोगों ने पढ़ रखी है और सॉलिड भी आप लोग कह रहे हो कि खुद से पढ़ लेंगे, तो अच्छा है अपन न्यूक्लियर क्वांटम के डिस्कस कर लें सबसे पहले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें क्वांटम। और आज और कल 2 दिन की क्लास से ये मान के चलना एक क्वेश्चन पक्का है, चाहे वो 5 नंबर में आए चाहे 10 नंबर में आए। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। रिकॉर्ड हो रही है? हाँ हो रही है। सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेन वर्ग। हाँ ये एक पूरा एक ही वर्ड है। हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेन बोल दो, हाइजेन बोल, ट्रांसलेट किया गया है नाम। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है आपसे, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं कह रहा हूं जब हाइजेन वर्ग के अनुसार क्या होता है, आप किसी भी पार्टिकल, किसी भी कण का स्थिति x और उसी कण का संवेग, किसी भी कण की स्थिति और उसी कण का संवेग संवेग एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप फाइंड करते हो तो दोनों में से एक ना एक में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। मतलब अगर आप फाइंड करते हो तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, h बार बटे 2 से ज्यादा आएगा। ठीक है, लिखवा दूंगा, अभी टेंशन मत लो, थोड़ा समझ लो। अब ये एच बार हमने पहली बार सुना है। ठीक है, एच बार क्या होता है, इसको बोलते हैं समानीत प्लांक नियतांक। ठीक है, एच बार जिसका मान होता है आपके पास h अपॉन 2 पाई बराबर 1.054 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, एच बार कितना होता है, एच यहाँ पर प्लांक नियतांक है, एच का मान आप जानते होंगे 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, उसमें हमने 2 पाई का भाग दे दिया तो ये हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि x किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसका संवेग एक ही दिशा में और एक ही क्षण पर फाइंड करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता आएगी, एक साथ इनको फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लिख देंगे अपन थोड़ा सा यहां पर, देखो क्वांटम यांत्रिकी में हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, क्वांटम यांत्रिकी में हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने अनिश्चितता के सिद्धांत को, अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह अवधारणा, यह अवधारणा सूक्ष्म कणों के लिए मान्य है, सूक्ष्म कणों के लिए मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार एक ही समय पर, एक ही समय पर एक ही दिशा में दो भौतिक राशियों का यथार्थ मापन संभव नहीं है। दो भौतिक राशियों का यथार्थ मापन संभव नहीं है। अर्थात, अर्थात मापन में त्रुटि आवश्यक है।
मापन में त्रुटि आवश्यक है, या परिभाषित होती है, जो भी लिख सकते हो। इंग्लिश में लिख देंगे फटाफट से। अकॉर्डिंग टू इन क्वांटम मैकेनिक्स पे लिखो, इन क्वांटम मैकेनिक्स Heisenberg provide a principle. Heisenberg provide a principle of uncertainty. According to this principle, we cannot find we cannot exactly find लिखना है यहाँ पर, we cannot exactly find two quantities in same direction simultaneously. There will be some error. इंग्लिश हिंदी वाले लिखो जब तक, पैराग्राफ चेंज करके। माना एक कण x दिशा में गतिशील है माना एक कण x दिशा में गतिशील है, जिसकी x दिशा में या कि जिसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा px है। अतः अनिश्चितता के सिद्धांत से और ये लिख दोगे, ये मान रख दो मैं यहां पर, तो कितना जाएगा h/4π। इंग्लिश वाले लिखो जब तक। हाँ लिखो। सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन x डायरेक्शन, uncertainty in position is delta x and uncertainty in momentum is delta px. So from principle of uncertainty, अच्छा आप दो, इसको बोलेंगे समानित को रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, हाँ ठीक। क्या बोलते हैं इसको, h बार h कट h क्रॉस, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना, h बार h कट h क्रॉस, ठीक है, h बार h कट h लिख के काट दिया, ठीक है। और ये आपका h है, ये स्मॉल h प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, लिख दिया ऐसे लिख दो। हाँ एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो कई बार अपने को क्या मिल जाता है, डेल्टा x डेल्टा पी एक्स मोमेंटम है, ये आपको ऐसे दिख जाए ग्रेटर देन इक्वल टू h बार, यहां लिख देता हूं एक बार, है ना, डेल्टा x डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h बार h। अब देखो ये तो सेम है, ऊपर लिखा मैंने, है ना, देखो मैं इसकी बात करूं, ये क्या कहता है, x और px को अगर आप फाइंड करते हो तो दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटि आएगी, ठीक है, और वो त्रुटि क्या होगी, दोनों के प्रोडक्ट की h बार अपॉन 2, इसको अगर लिख दूं यहां पर h/4π से क्या होगी, ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, सही बात है, ठीक है, ये हमने बोला है, ये हाइजेनबर्ग ने बोला है। अब उसने क्या किया कि यदि वो त्रुटि क्या है, h बार से ज्यादा है, डेल्टा x डेल्टा px
को जब तुमने फाइंड किया तो उनके प्रोडक्ट की जो त्रुटि है, जो एरर है, वो क्या है, h बार से ज्यादा है, तो वो सीधी सीधी बात है h बार बटे 2 से तो ज्यादा होगी ही होगी। ठीक है, सिमिलरली यहां पर अगर वो h से ज्यादा है, h से ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा होगी किससे, h अपॉन 2 पाई से। 2 पाई का भाग दे दिया, जब आ रहा अपने पास कुछ मान तो इससे तो ज्यादा ही है, और अगर इससे ज्यादा है तो h बार से ज्यादा है ही है। इसको हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब तो, h बार से ज्यादा है ही है, और अगर वो h बार से ज्यादा है तो इससे तो h बार बटे 2 से तो ज्यादा होगी होगी। तो क्या मैं इसकी जगह पर ये अगर अपने को मिल रहा है तो क्या ये गलत है, बताओ जरा। ये मिल रहा है देखो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच, ठीक है, इसकी जगह पर ये मिल जाए तो गलत थोड़ी है, सही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कई बार कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इन तीनों फॉर्म में से कोई सी भी एक फॉर्म ले लेते हैं, तीनों में से कोई सी भी एक फॉर्म अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ले लेते हैं। ठीक है, और कई बार और थोड़ा सा याद भी रखना हमने कहां पर किस कौन सी फॉर्म ले रखी है। ठीक है, कई बार अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी तो बनती है, ठीक है, और साथ के साथ में ये जो फॉर्म है कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे पूछी गई है। कंपटीशन मतलब जहां भी बीएससी की फिजिक्स आती है वहां पर हो सकता है ये ना दे करके ये दे दे, ये वाला दे दे, ठीक है, कोई सा भी दे सकता है। तो क्वेश्चन यहां से पुटअप भी किए गए हैं, तो आपको तीनों ही फॉर्म अगर समझ में आ गई है तो याद रह जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे उपरोक्त तीनों रूप सही हैं। ठीक है, ऑल ऑल दीज फॉर्म्स आर करेक्ट। ठीक है, तीनों में से कोई सी फॉर्म हम ले सकते हैं, सही है ये। ठीक है, फटाफट से लाइन लिख दो। एक सेकेंड, लिख दिया। डाउन हो गई थी, आगे लिखो, यदि एक कण वाई दिशा में गतिशील हो तो स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी वाई, और ये आपके पास कितने, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी वाई, अतः अनिश्चितता के सिद्धांत से। इसी प्रकार अगली लाइन लिखो, ये लिख देना, हाँ इंग्लिश वाले लिख दो जब तक। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन बाई डायरेक्शन, if a particle is moving in bidirection, then uncertainty in position delta y and uncertainty in momentum is delta py. So from principle of uncertainty, ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे, इसी प्रकार यदि कोई कण z दिशा में गतिशील है तो स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा z। If a particle is moving in z direction, so uncertainty in z position is delta z. संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी जेड, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज डेल्टा पी जेड। सो फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता के सिद्धांत से। यहां तक कोई दिक्कत है? हमने बोला है कि किसी भी कण की दो भौतिक राशियों का यथार्थ मापन संभव नहीं है एक ही दिशा में एक ही समय पर।
जेड और पी जेड एक ही डायरेक्शन है, वाई और पी वाई एक ही डायरेक्शन है। हाँ, अगर आपसे वो पूछ ले यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाई क्या होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी जेड क्या होगा, और डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम पढ़ ही रहे हैं तो यहां से एक चीज और डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे। ठीक है, अब आप आई गए हो यहां पर तो कैसे ये चीजें आ रही हैं, कैसे हम कह रहे हैं कि एक साथ मापन नहीं कर सकते। ठीक है, देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स उसने बोला है हाइजेनबर्ग ने कि कितना होगा, एच बार बटे 2 से ज्यादा होगा या बराबर होगा, यही बोला है। एक सेकंड यार, क्या हो गया, हाँ सॉरी माफ चाहूंगा। ठीक है, क्या है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ठीक है, क्या हो गया, ये जो है अनसर्टेन प्रिंसिपल से यही कह रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। तो मैं बात करूं आपसे कि मान के चलो मैंने क्या किया है, इनको इनके अंदर जो मिनिमम अनसर्टेनिटी है, मिनिमम अनिश्चितता है वो कितनी है, एच बार बटे 2, इससे कम नहीं होगी। ठीक है, मिनिमम सबसे कम मान एच बार बटे 2 है। ठीक है, मैंने क्या किया, एच बार बटे डेल्टा एक्स का मान निकाला, कितना गया, डेल्टा पी एक्स, इसको उठा के इधर पहुंचा दिया, कोई दिक्कत है। और आप लोगों ने बोला कि क्या कि सर हमने क्या किया है, तो कोई पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, और जा रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, हमने उसकी वेलोसिटी काउंट की, उसके मास से मल्टीप्लाई की और उसका मोमेंटम एग्जैक्टली फाइंड कर लिया। कि उसके मोमेंटम को फाइंड करने में जो हमसे त्रुटि हुई है वो कितनी है, डेल्टा पी एक्स कितनी है, टेंस टू 0 है। और as soon as we put 0 here we get h bar बटे 0, this will tends to infinite, means कि delta x will tends to infinite, the uncertainty in position will become infinite। क्या बोला, सॉरी इंग्लिश में बोल गया मैं, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर हमने मोमेंटम संवेग को एग्जैक्टली फाइंड कर लिया, संवेग में जो त्रुटि है वो कितनी होगी, 0 होगी। और जैसे ही हम 0 यहां पे रखेंगे हम क्या पाएंगे कि एच बार बटे 0 मिल गया, यहां पर हमको 0 से गुना करके 2 कितना हो गया, 0। ठीक है, तो कितना हो गया, एच बार बटे 0, किसी भी संख्या में 0, किसी भी राशि में 0 का भाग देने पर हमें क्या मिलता है, अपरिभाषित या अनंत जिसको बोलते हैं। तो डेल्टा एक्स के अंदर अनिश्चितता हमको कितनी मिल गई है, इनफाइनाइट। मतलब अगर संवेग को हम फाइंड कर लेते हैं, संवेग को एग्जैक्टली निकाल लेते हैं, तो उसकी स्थिति को हम एग्जैक्टली कभी नहीं निकाल पाएंगे। और सिमिलरली अगर आपने डेल्टा एक्स को फाइंड कर लिया, यहां से डेल्टा पी एक्स विल बिकेम एच बार बटे 2 डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को आपने एग्जैक्टली निकाल लिया, ये रहा मेरा पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब चीज मैंने निकाल ली है, अब इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो जैसे यहां पर आप 0 रखोगे, 0 से गुना होके ये 0, और किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया तो इनफाइनाइट, मीन्स हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपसे कहता है कि आप कभी भी एक ही दिशा में दो भौतिक राशियों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए ये चीज जो मैंने बोली थी, लिखनी नहीं है, हर चीज लिखने की नहीं होती है, थोड़ी सी चीजें समझने की भी होती है। ठीक है, यहां तक लिख दिया होगा जो हमने ऊपर लिख रखा है। अब लिखो, अगली लाइन में लिखो, माना ऊर्जा में अनिश्चितता
माना ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई तथा समय में अनिश्चितता डेल्टा टी है, तो अनिश्चितता के सिद्धांत से, और ये लिख दो, लेट अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज डेल्टा ई एंड uncertainty in time is delta t. So from principle of uncertainty लिख दिया। अगली लाइन में लिखो, माना जेड दिशा में, माना जेड दिशा में किसी कण में कोणीय विस्थापन, किसी कण में कोणीय विस्थापन में त्रुटि या में अनिश्चितता डेल्टा थीटा जेड, जेड नीचे लटका रखा, ठीक है। जेड दिशा में कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता तथा जेड दिशा में कोणीय संवेग में अनिश्चितता, कोणीय संवेग को एल या जे, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, तो मैंने आई एल से कर दिया है, क्या होगी डेल्टा एल जेड। अतः अनिश्चितता के सिद्धांत से, अतः अनिश्चितता के सिद्धांत से, इंग्लिश वाले लिख दो, लेट uncertainty in angular displacement is del theta z and angular momentum is del Lz. So from principle of uncertainty अपने पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? ये हमने अनिश्चितता के सिद्धांत को डिफाइन कर दिया है। ये ऊपर वाले एक्स को मिला के ये किस में हो गया, पोजीशन और मोमेंटम के बीच का, ये एनर्जी और टाइम के बीच की, और ये डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये कहां से आया है, ठीक है, कहां से आया है? ये आया है जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकल के आई है ये सारी चीजें, ठीक है। वो अपन किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पर अब चालू करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग डालेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और फर्स्ट पॉइंट इसमें डालोगे, फर्स्ट पॉइंट डालो इसमें, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व, नाभिक में, इंग्लिश वाले लिखो जब तक, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अस्तित्व, अस्तित्व देख लेना कैसे लिखते हैं ना, थोड़ी सी हिंदी मेरी कमजोर है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, मेरे हिसाब से सही है, देख लेना जैसे भी है ना, अस्तित्व ऐसे देख लेना जैसे भी है, ठीक है। हाँ अब देखो मेरा ध्यान उसी पे जा रहा है, मैं मिटा देता हूँ उसको। क्या कह रहे हैं यहां से हम, अनअस्तित्व मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, नाभिक के अंदर, नाभिक देखा है नहीं, हमारा नहीं देखा, ये मान के चलो कोई एटम है, ये क्या है उसके बाह्य कक्षक, जहां इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और ये क्या है आपका नाभिक, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या हमने कभी बातें की है, क्या हमने अभी तक कोई बात की है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता हो, नहीं ना,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में भी उसने ये बताया था कि बाहर सेंटर पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जिसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है, यही बताया था। ठीक है, तो ऐसी कोई सच बात अभी तक हमने कोई बात की नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो कुछ हेडिंग सुनो ध्यान से। नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व, नाभिक में, आपके जो थर्ड पेपर वो उसका नाम भी क्या है, नाभिकीय भौतिकी, या तो यहां पूछेगा नहीं तो वहां पूछेगा। करना क्या है, तो सेम करना है दोनों पेपरों में। ठीक है, या तो यहां पूछेगा नहीं तो न्यूक्लियर में पूछेगा। ठीक है, करना यही है जो अभी हम करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व की बात कर रहे हैं, तो ये नाभिक के अंदर हम ध्यान दे, देखो दिख भी रहा है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ते भी आए, ये हमको सिद्ध करना है, साबित करना है। ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमको साबित करना है। कैसे करेंगे साबित, तो देखें, चलो। हाँ, तो थोड़ा सा आप पहले मुझे बताओगे। अच्छा, बताओगे तो कैसे, अच्छा एक काम करना, जैसे आज की क्लास, पहली बात तो थोड़ा सा मैंने अभी तक बोला नहीं कभी, पर आज बोलता हूं, आज की क्लास को सभी को शेयर कर देना। ठीक है, आपके जो भी ग्रुप वगैरह हैं उनमें, और जो जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, ठीक है, जो जो बच्चे क्लास देख रहे हैं और यहाँ तक पहुंच गए, मतलब पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, तो कमेंट में अपना नाम लिख देना, नाम तो लिख सकते हो, ताकि जब मैं क्लास लूं तो आपका नाम ले सकूं मैं एक बार। ठीक है, उससे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे ऑफलाइन वाली फीलिंग आ जाएगी, वरना मन नहीं करता देखो क्लास रिकॉर्ड करने का, कैमरे के सामने खड़े हो जाओ बोलते रहो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फीलिंग से नहीं आती क्लास वाली। और आप बोलोगे कि सर इतने दिनों से क्लासें नहीं आई थी, उसका रीजन यही था कि मुझे ना तो आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स आ रहा था, और ना ही मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं क्लास ले रहा हूँ, एक कैमरे के सामने बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, नहीं किया मेरा मन। और अब 2-3 बच्चों के फोन आए कि सर क्लासें ले लो, हमारे पेपर चालू हो गए हैं, फॉर्म भर दिए हम लोगों ने, इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग देख रहे हो तो कमेंट में अपना नाम लिख देना, थोड़ा सा मुझे मैं क्लास लूंगा तो मैं थोड़ा सा नाम ले पाऊंगा। ठीक है मिस, बता देना सबको एक बार। तो अब मैं बात करूं इसकी, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनिस्तित्व, तो नाभिक की साइज, एटम की साइज हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम होती है, नाभिक की साइज क्या होगी, फर्मी ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो फर्मी ऑर्डर की जब अपने पास साइज है नाभिक की, तो हम उसमें अनिश्चितता भी क्या होगी, फर्मी ऑर्डर की होगी। समझ रहे हो कि नाभिक की अगर साइज अपने पास कैसी है, फर्मी ऑर्डर की है, तो उसके अंदर अनिश्चितता भी फर्मी कोटि की ही होगी। ठीक है, फर्मी मतलब 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे पहले थोड़ा सा, लिखो, रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार, रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार नाभिक का आकार फर्मी कोटि का होता है, नाभिक का आकार फर्मी कोटि का होता है, इसलिए स्थिति में अनिश्चितता भी फर्मी कोटि की ही होगी, इसलिए स्थिति में अनिश्चितता भी फर्मी कोटि की ही होगी। इंग्लिश में लिख दो फटाफट। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अल्फा scattering experiment, size of nucleus, nucleus is Fermi order, so uncertainty, uncertainty in uncertainty in
uncertainty will be also will be Fermi order। ठीक है, यहाँ पे uncertainty in position also will be Fermi order। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी है, 5 गुना 10 की घात -15 मीटर की है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अनसर्टेनिटी पोजीशन के अंदर कितनी है, 5 गुना 10 की घात -15 मीटर की है। ठीक है, तो यहां से बात करें अनिश्चितता के सिद्धांत से, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, क्या कहती है अनिश्चितता के सिद्धांत, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार बटे 2, यही होगा। यहां से डेल्टा पी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, एच बार बटे 2 डेल्टा एक्स आ जाएगा। ये क्या है अपने पास, एच बार बटे 2 डेल्टा एक्स अपने पास मान आ गया। इसका मिनिमम मान कितना होगा, ठीक है, मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी, इसके मिनिमम मान के बराबर। तो यहां से मैं बोलूं पी मिनिमम कितना होगा, डेल्टा पी एक्स के बराबर कितना है ये, एच बार बटे 2 डेल्टा एक्स, इसके मिनिमम मान यही होगा। क्या कह रहा है देखो, इसके बराबर या इससे बड़ा, तो इसका मिनिमम मान ये होगा। तो पी मिनिमम मेरे पास कितना निकल के आया है, एच बार का मान रख देता हूं मैं, कितना है 1.054 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकंड। ठीक है, तो ये आएगा 1.054 इंटू 10 की घात -34 बटे 2 इंटू 5 गुना 10 की घात -15, और यहां पर हमने मीटर लिखा। ठीक है, चलो बढ़िया, लिख दो फटाफट यहां तक, इसको सॉल्व कर दोगे आप, 5 दूनी 10, 10 की घात 14 और ऊपर गया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1.054 10 की घात माइनस, अरे देखो 5 दूनी 10, तो 10 गुना हो जाएगा 10 की घात -14, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात 14 कितना हो जाएगा, 1.054 इंटू 10 की घात -20, 10 की घात -20, और यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास की यूनिट केजी और यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब समझ में आया हमने 5 इंटू 10 की घात -15 क्यों माना, देखो -15 कोटि की तो है ये, 5 से गुना क्यों किया, ताकि ये थोड़ा सा मुझे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए। अगर आप 5 से गुना नहीं करते तो ये 2 का भाग देते सीधा सीधा, इसलिए थोड़ा सा ये हमने मान लिया, कैलकुलेशन इजी हो जाए। लिख दो फटाफट यहां तक, लिख दिया। हाँ, पॉज करके लिख लिया करो थोड़ा सा। समझ में तो आता है ना, बता दिया करो। अब देखो, हाँ, अब हम बात करें, लिखो वी नो डेट हम जानते हैं आइंस्टीन के ऊर्जा संवेग संबंध से, वी नो डेट फ्रॉम एनर्जी मास रिलेशन ऑफ आइंस्टीन, कोष्टक में लिख देना STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या था बताया था लास्ट ईयर। अच्छा, अपने को तो कल का याद नहीं, लास्ट ईयर का तो मुश्किल याद हो, यही था, जहां m नॉट क्या है, रेस्ट मास, ये क्या हो जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो जाएगी
रेस्ट मास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ो, ये काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी, बहुत ज्यादा होगी किससे? उसकी पोटेंशियल एनर्जी से। और अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो क्या होगी? उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब थोड़े से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हो तो कर दोगे, नहीं तो छोड़ो, रहने देना, मत करना। तो यहां से क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ई विल बिकेम पी सी। और देखो पी मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो ई मिनिमम, ई मिनिमम क्या होगा? पी मिनिमम इंटू सी। सी तो कांस्टेंट रहेगा, पी मिनिमम का मान यहां से रख दोगे, पी मिनिमम का मान है 1.054 इंटू 10 की घात माइनस 14, सॉरी 10 की घात माइनस 20 इंटू सी का मान है मेरे पास कितना? 3 गुना 10 की घात 8। ठीक है, 3 को इससे गुना करूंगा तो कितना आएगा? हाँ देखो, 10 की घात माइनस 12, और ये गुना करूंगा 3 चक्कू 12, हासिल के 1, 3 5 15 और 1 16, 3.162 यूनिट कितनी आ जाएगी? जूल के अंदर। ठीक है, यूनिट हमारे पास आ जाएगी किसके अंदर? जूल के अंदर, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना आपको बखूबी आता है। क्या करते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 का भाग देते हैं। 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 का भाग दे देते हैं। तो यहां से देखो, पॉइंट हटाओगे, 16 दूनी 32 होता है, तो ये कितना आएगा? ई मिनिमम कितना आएगा तुम्हारे पास? 19 पॉइंट या फिर 1.9, ठीक है, 19.6 इंटू 10 की घात माइनस, सॉरी प्लस, ऐसे लिखना, ठीक है, 19.6 इंटू 10 की घात प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहां से 10 की घात 7 होगा, ऊपर जाएगा तो एक पावर हमने इधर ले ली, तो 19.6 हो गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मिनिमम एनर्जी है कितनी आ रही है? 20 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की आ रही है। ठीक है, ये कैलकुलेशन एक बार दोबारा से खुद से कर लेना, भाग दे लेना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जूल में आया है, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 का भाग दे दिया। ठीक है, तो जिससे ये क्या आ जाएगा अब आपके पास? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इसको लिख देना भले इसे, 3.162 इंटू 10 की घात माइनस 12 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसका भाग दे दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया अपने पास आंसर। भाग दिया, गुना किया तो 10 की घात प्लस 6, 10 की घात प्लस 6 कितना हो जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से क्या कहना, फटाफट लिख दो। ठीक है, देखो, तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं, सॉरी इधर से बताना पड़ेगा कि अपने पास क्या है? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास, नाभिक में रहने के लिए। जबकि अगर मैं बात करूं बीटा डी के रिएक्शन, नाभिक न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ के आए हो शायद, सीबी सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ के आए हो, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने देखी है प्रोटॉन जब टूटता है किसमें? न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, और न्यूट्रॉन जब टूटता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। अभी रिएक्शन अधूरी है, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस यहां की बात कर रहा हूं। जब ये जो बीटा डीके रिएक्शन होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखो, नाभिक से निकल रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन टूट रहा है किसके अंदर? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर।
तो अब इसकी जो एनर्जी होती है हाईएस्ट वो होती है आपके पास 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, जबकि यहां से क्या कह रहा है कि 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए। ऐसा संभव नहीं है। देखो 2 से 3 कहां 20, ठीक है, इसलिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कोई नॉर्मल इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं है, ठीक है, इसलिए नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। ठीक है, तो लिख दे अपन इस बात को, ये मत लिखना अभी, ये मैं जो अपन लिखेंगे ना थ्योरी, उसके अंदर इसको बता देंगे, लिखवा देते हैं। लिखो, ये लिख दो यहां तक, ठीक है, हिंदी वाले लिखो। अतः स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक की ऊर्जा आवश्यक है। 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक की ऊर्जा आवश्यक है। लेकिन बीटा 6 प्रयोग से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकता। इंग्लिश में लिखो। So it is clear that minimum energy required for electron to stay in nucleus is 20 mega electron volt. And we know that from beta decay reaction maximum energy of electron is 2 to 3 mega electron volt. 2 to 3 mega electron volt. So electron can't exist in nucleus. So electron cannot exist in nucleus. ठीक है, हेडिंग डालेंगे सेकंड एप्लीकेशन, दूसरा अनुप्रयोग। लिख दो सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था में ऊर्जा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब 30 दिन है अपने पास और पढ़ने का मैटर ज्यादा है, तो थोड़ी सी लंबी लंबी क्लासें रहेंगी और आपको कंप्लीट देखनी होंगी। ठीक है, अगर मैं अपने लिए बनाऊं तो मैं तो फटाफट निपटा दूं इनको। आपके लिए बना रहा हूं तो आप ही को देखनी होंगी। ठीक है, ये सोच के मत चलना कि चलो ऐसे बिना पढ़े पास हो जाएंगे। आपने देख लिया होगा सेकंड ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, क्या बोला था मैंने, चौथी यूनिट के जो क्वेश्चंस होंगे आप में से शायद ही कोई अटेम्प्ट करके आए, शायद ही कोई, और मेरे हिसाब से गिनती से 1 या 2 बच्चे होंगे जिन्होंने उनको अटेम्प्ट किया होगा, कि क्लास में पूरी पढ़ाई थी। लेजेंडरी वाली तो अपन ने कंप्लीट की थी। ठीक है,
तभी भी आप लोग अटेम्प्ट करके नहीं आए। पूरा क्वेश्चन डिट्टो आया था, तब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोला था पहली क्लास में, अब भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अब तो भरोसा होगा, देख लो। ठीक है, रही बात आपके क्या कहते हैं कि सर हमें पढ़ना ही नहीं है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले साल दोबारा पढ़ लेंगे, डर की खेती। तो मुकम्मिला थोड़ी जो 12 साल बाद आएगा, एग्जाम है, हर साल लगते हैं। ठीक है, हाँ, डाल दी हेडिंग। हाँ, लिखो इसमें थोड़ा सा, पहले मान लेते हैं हम, माना एक कण, माना एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, माना एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, यह कण सरल आवर्त गति कर रहा है, यह कण सरल आवर्त गति कर रहा है, अतः कण की कुल ऊर्जा, अतः कण की कुल ऊर्जा ये कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। ये कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ये किसके कारण है? जो पार्टिकल आपका सरल आवर्त गति कर रहा है। सरल आवर्त विभव हमने निकाला था 1/2kx², फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में अपन ने सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, 1/2kx²। इसकी हमें क्या निकालनी है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहाँ आता है? सरल आवर्त दोलक, हाँ, सरल आवर्ती दोलन कहाँ आता है? आपके इसी बुक के अंदर आपका आगे एक यूनिट और है, वहां भी सेम क्वेश्चन है, यही कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी सरल आवर्त दोलक की मूल अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करो, n+12 h बार ओमेगा जो हम निकालेंगे। ठीक है, तो वो जब आप निकालोगे तो उसके लिए जरूरी है कि ये आप पे आए, ये सेम डेरिवेशन वहां कर दोगे, उस यूनिट में कर दोगे तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पर वो वाला डेरिवेशन आप यहां नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा होगा, अनिश्चितता के सिद्धांत से सरल आवर्त दोलक दोलित्र की मूल अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करो। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये आप फालतू की बातें कर रहे हो। एक बार 10 नंबर का क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के दे सकते हो, 10 नंबर का क्वेश्चन था और अनिश्चितता का सिद्धांत और उसके तीनों एप्लीकेशन पूछे गए थे। ठीक है, मैं होता तो भले कितनी ही प्रैक्टिस क्यों ना कर रखी हो, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आता, इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन करके आता। क्यों? क्योंकि 10 तीनों एप्लीकेशन, तीनों चारों जो भी एप्लीकेशन है वो, और 4 एप्लीकेशन है, चारों एप्लीकेशन और अनिश्चितता का सिद्धांत शॉर्ट में भी लिखोगे तो भी आपका कम से कम पौन घंटा खाएंगे एग्जाम में, उसकी जगह 10 नंबर का कोई और क्वेश्चन कर दो। ठीक है, पर आप लोग पढ़ाई कुछ नहीं है तो करके आना है, छोड़ना नहीं। ठीक है, देख लेना, भरोसा नहीं हो तो। अब इसके बारे में बात करो, ये क्या है? गतिज ऊर्जा। ये क्या है? ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, ये टोटल एनर्जी। ठीक है, तो मैं बात करूं के का, पहले बात करें कि पी क्या होता है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? p²/2m। और मैं इसकी बात करूं, के क्या होता है? m ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, के कितना होता है? m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास ये ई बन जाएगा p²/2m, और वो भी कौन सा? x वाला, x डायरेक्शन में अपन मोशन कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x²। ठीक है, ये px है। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, और यहां लिख देना x दिशा लिख दो फटाफट इन x डायरेक्शन।
हाँ, इंग्लिश वालों को नहीं लिखा है क्या मैंने? लिखा दिया होगा, नहीं लिखा है तो दोबारा से देख लो एक बार। सपोज पार्टिकल ऑफ मास m, सपोज पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m is is oscillating is oscillating, so total energy of particle will be this, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ओके, ये मान रख दिया हमने। एक्स दिशा में हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। लेट अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, लेट अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज, माना स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, uncertainty in position is delta x, and uncertainty in momentum is, तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है। अतः क्या होगा? अतः आपके पास एनर्जी क्या बन जाएगी? ये डेल्टा ई, ठीक है। ये ई क्या बन जाएगी आपके पास? पी एक्स की जगह पर क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? डेल्टा पी एक्स बटे 2m प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देना, इसको 1 2 3 लिख दो फटाफट, यहां तक लिख दो। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, क्या होगा? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स विल बी ग्रेटर देन एच बार अपॉन 2। कितना होगा? एच बार अपॉन 2 फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। लिख दो इसे। तो यहां से पी एक्स का मान कितना आएगा? डेल्टा पी एक्स कितना जाएगा? एच बार बटे 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। और पी मिनिमम, ठीक है, पी मिनिमम मेरे पास कितना आ जाएगा? डेल्टा पी एक्स के बराबर। कितना होगा? एच बार बटे 2 डेल्टा एक्स, एच बार बटे 2 डेल्टा एक्स, और संवेग के फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम, संवेग के न्यूनतम मान के लिए क्या होगा? एनर्जी का मान कितना आएगा? न्यूनतम आएगा। इसका मान न्यूनतम रख रहे हो तो एनर्जी का मान न्यूनतम, ई मिनिमम कितना आएगा? इसकी जगह पर कितना रखोगे? एच बार स्क्वायर बटे 4 डेल्टा एक्स का, और ये बटे 2m प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। कितना आ जाएगा आपके पास, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लिख लेना है ना, अभी जरूरत पड़ेगी अपन पूछेंगे इसको। इसको लिख देता हूं मैं, चलो यहाँ पर। डेल्टा पी एक्स का होल स्क्वायर बटे 2m प्लस 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 दे रखा है। ठीक है, देख लेंगे, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी अपन उसका यूज कर लेंगे। हाँ, ई मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, एच बार स्क्वायर बटे 4 दूनी के 8m डेल्टा एक्स का प्लस 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप बोला है, देखो क्या बोला है यहाँ पर, ई का मिनिमम मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट ही होगी कि एनर्जी का न्यूनतम मान कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के चलो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स ही है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं यहां पर, इक्वेशन नंबर दे देना इसको 4। ठीक है, अगर मैं यहां पर x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं दोनों तरफ, सॉरी डेल्टा x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहां से मैं पता कर सकता हूं कि किन वैल्यू पर, देखो मान तो मिनिमम है। अच्छा, ये भूल गए होंगे, 12वीं क्लास में पढ़ा है कि अपने पास कोई फंक्शन है, उसका मैक्सिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, या मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स निकालते थे, बराबर 0 रख दिया। तो एक्स की जिन वैल्यूज पर ये 0 हुआ, ठीक है, एक्स के जिन वैल्यूज पर ये 0 हो रहा है ये फंक्शन, वो क्या होते थे, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट होते थे। और अपन दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करते थे, डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां पर उन एक्स के मानों को रख देते थे, और बोला कि ये कितना आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो क्या है, मिनिमा है, निम्निष्ट है, और 0 से छोटा गया तो मैक्सिमा है, ऐसा कुछ बोलते थे, थोड़ा बहुत याद होगा। तो वही काम कर रहे हैं। देखो यहां मुझे ये तो पता है कि मिनिमम है, तो मुझे डबल डेरिवेटिव करने की तो जरूरत नहीं है, मुझे बस डेरिवेटिव बराबर 0 करके क्या करना है, मिनिमम मान निकालना है, और डेरिवेटिव 0 हो ही रहा है, देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, डिफरेंशिएट with respect to डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या आएगा, 0। ठीक है, यहां देखो मैं ऐसे ट्रीट करके चल रहा हूं जैसे आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो कुछ भी, तो जो भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज आ रही है तो वो मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आपको किसी किताब वगैरह में नहीं मिलेंगी कि ये ऐसा हो गया, ये कैसे हो गया, सीधा लिख देंगे कि ऐसा हो गया, कैसे हो गया ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 0 हो गया। देखो ये कांस्टेंट एच बार स्क्वायर अपॉन 8m 1/x² का डिफरेंशिएशन, देखो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स एक ही बात है, खुद का खुद कैसे करता, तो 1/x² का कितना होगा, -2/डेल्टा x⁻3, यही होगा, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, खत्म बात। ठीक है, इसको इधर ले आओगे तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स,
बराबर के देखो माइनस का एच बार स्क्वायर अपॉन 8m 2/डेल्टा x का होल क्यूब 2 से ये गया 4 बार। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा एक्स से एक, अच्छा नहीं कैंसिल होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये डेल्टा एक्स क्यूब है, इसको इधर ले जाओगे तो डेल्टा एक्स की पावर 4 कितना बनेगा, डेल्टा एक्स की पावर 4, ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी, एच बार स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ओमेगा, मुझे इसकी जरूरत, सॉरी ये क्या है, हेलो, ठीक आ रही है आवाज, हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा। यहां से देखेंगे हम, ये देखो ठीक है, इसके बाद में इधर जाना आप, हाँ देखो 4 है पावर, दोनों तरफ रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एच बार बटे 4 का रूट 2 एम स्क्वायर का रूट एम ओमेगा नॉट स्क्वायर का रूट ओमेगा नॉट। ठीक है, ये मान कहां रख देंगे, डेल्टा एक्स स्क्वायर का यहां पर और डेल्टा एक्स स्क्वायर का यहां पर, तो ई का मिनिमम मान मेरे पास कितना आ जाएगा, वो रहा। ठीक है, समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर, तो देखो समीकरण 4 में मैं मान रख देता हूं यहां पर एच बार अपॉन 2m ओमेगा नॉट, और मैं यहां भी मान रख देता हूं एच बार अपॉन 2m ओमेगा नॉट, तो दिक्कत है, इसके बाद में वापस यहीं आ जाना। ठीक है, तो ई मिनिमम मेरे पास क्या बन जाएगा, एच बार से एक एच बार कैंसिल, 2 से 4, m से m कितना आ गया, एच बार बटे 4 ओमेगा नॉट ऊपर प्लस 2 दूनी 4, m से m कैंसिल, ओमेगा नॉट से एक ओमेगा नॉट कैंसिल, तो एच बार ओमेगा नॉट बटे 4, 2 दूनी 4, इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 एच बार ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यहां से अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कितनी निकल के आई है, ई मिनिमम बराबर के 1/2 एच बार ओमेगा नॉट। हार्मोनिक ऑसिलेटर की सरल आवर्ती दोलित्र की मिनिमम एनर्जी निकल के आई है, इसकी जरूरत नहीं थी हमें, सॉरी गलती से ये वाली लिख दी, दूसरी लिखनी थी, चलो कोई नहीं, अपना काम कर, समझ रहे हो, देखो यहां से ये इक्वेशन, यहां से ये मान हमने समीकरण नंबर 4 में रख दिया, डेल्टा एक्स स्क्वायर का, ये क्या किया है, यहां पर पावर 4 है, दोनों तरफ पावर 1/2 कर दी, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 बचा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं, हार्मोनिक ऑसिलेटर की सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था की ऊर्जा कितनी प्राप्त हो रही है, 1/2 एच बार ओमेगा नॉट, तो लिख देंगे ये लाइन, सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था की ऊर्जा 1/2 एच बार ओमेगा नॉट प्राप्त होती है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 1/2 एच बार ओमेगा नॉट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा सुन लो अभी, हमने क्या किया है, अनिश्चितता का सिद्धांत परिभाषित किया, उसका पहला एप्लीकेशन नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, और दूसरा एप्लीकेशन सरल आवर्त दोलित्र की ऊर्जा। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे कल, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम की जो त्रिज्या है वो निकालेंगे और उसकी मूल अवस्था की ऊर्जा निकालेंगे। चौथा एप्लीकेशन है जो शायद ही मेरे हिसाब से पूछा गया हो, पर फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, या फिर कुछ और अगला क्वेश्चन देख लेंगे, चौथा एप्लीकेशन बहुत कम, 1 या 2 बार पूछा गया मैक्सिमम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे, फालतू के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज आपके
मान के चलो कि 5 नंबर पक्के हो गए हैं 1.5 घंटे या शायद मेरे हिसाब से देखो बीच में एक बार पॉज़ हो गई थी और अब कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है 48 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। हाँ, तो लगभग-लगभग 1.5 घंटे में आपकी क्या हो गया है कंप्लीट हो गई है। अपने 5 नंबर कंप्लीट पक्के हो गए हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो। ठीक है? और पढ़ते रहो, कोई समस्या है तो पूछते भी रहो, ठीक है? अपने दोस्तों में शेयर कर देना चारों तरफ। मेरे पास कोई भी ये फ़ोन बाद में ना करे कि सर हमें पता नहीं चला कि आपने वीडियोज़ कब निकाले थे, हम तो पता नहीं कोई गुफ़ा में रह रहे थे और पता नहीं किसकी तैयारी कर रहे थे। महीने भर के लिए छोड़ दो आपके एग्ज़ाम्स। देखो मैंने बोला है, पहले भी बोला है, आप कोई अगर तैयारी करते हो, तो वो तैयारी आप फरवरी स्टार्ट में ही छोड़ दो। ठीक है? वैसे जनवरी में छोड़ देनी चाहिए, पर आप कर दी कोई बात नहीं, फरवरी स्टार्ट में उस तैयारी को छोड़ दो, होल्ड कर दो। जिस दिन आपके पेपर लगे उस दिन वापस से रिज़्यूम कर देना। ठीक है? तैयारी कर रहे थे, अब उसे होल्ड कर दो। महीने भर अपना बीएससी पे फ़ोकस करो, बीएससी पास करो, उसके बाद वापस वापस तैयारी पे लग जाओ। हाँ, अगर आप बीएससी बीएड के हो तो आप 1-2 महीने और तैयारी कर सकते हो, या आप साइड बिज़नेस की तरह पे देख सकते हो। ठीक है? तो पढ़ते रहो और देखते रहो, कोई समस्या है तो पूछते भी रहो। ठीक है? और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो आप कमेंट में भी बता सकते हो, वरना मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना रखी है, अपन उसी के थ्रू चलते रहेंगे। फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सेकंड यूनिट के। अब देखो मैं उनमें से ऐसे चूज़ करूँगा रैंडम कोई सा भी, कि मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लगा, करवा दिया। उसके बाद में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो ज़्यादा लगेगा, हो सकता है वो फर्स्ट यूनिट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो। जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा अपन पहले उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? आपको लगता है कि सर ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बता देना, मुझे लगेगा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है सच में, तो अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ऐसे नहीं कि हाँ, सर प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट बता दो, फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं यार। फर्स्ट ईयर तो अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है? अपन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की बातें कर रहे हैं। ठीक है? चलो फिर, राधे-राधे, मिलते हैं अपन कल की क्लास में।